किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इनको हम केसीएल और केवीएल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इनको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास। क्या पूछा है इसमें? नेट करंट पूछा है। आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हो, नेट करंट निकाल सकते हो, फिर इस आर्म के अंदर I1 करंट निकाल सकते हो, I2 करंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब ये क्या है, पैरेलल में है, तो देखिए इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल आपका जाएगा V, सेम पोटेंशियल जाएगा 24 वोल्ट, ठीक है ना। और ये देखिए इनके अक्रॉस आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा V1 और V2। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? वो होगा V1 प्लस V2 इजिकल टू V इजिकल टू 24 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस 24 वोल्ट है और यहाँ पे सिंगल के अक्रॉस 24 वोल्ट है, क्योंकि ये पूरा और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप V1 V2 निकाल सकते हो। तो मतलब ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन, कैलकुलेट I1 एंड I2, ये करंट निकालने हैं I1 I2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। पोटेंशियल अक्रॉस R1 रजिस्टर, R1 रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है V, वो अपने को निकालना है। V1 और V2 की वैल्यू अपने को दे रखी है। V1 है अपनी 3 वोल्ट और V2 है अपनी 9 वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो यहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब तक हम कौन सा रूल लगा रहे थे? ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, ये वाला रूल अपन फॉलो कर रहे थे। ओम्स लॉ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब सर्किट आपका कॉम्प्लेक्स हो जाए, मिक्स्ड फॉर्म में आ जाए, तो वहां पे ओम्स लॉ जो है वो सही रिजल्ट्स नहीं देता है अपने। तो ओम्स लॉ की हेल्प से हम ये सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप करने बैठेगे तो इसमें दिक्कत ही आएंगी, ठीक है ना। और अगर कर भी लोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा। अब इसमें देखिए सप्लाई पोटेंशियल भी आपको दो दे रखे हैं, ठीक है। कोई सर्किट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पोटेंशियल की डायरेक्शन भी आपको अलग, जैसे एक पोटेंशियल और इसमें लगा दूं मैं, मान लीजिए यहां पे इस तरीके से एक पोटेंशियल ये मैंने लगा दिया यहां पे, ठीक है ना, V3 मान लो। तो इससे क्या सर्किट आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर ओम्स लॉ जो है इनसफिशिएंट है, काम नहीं करता है ये, ठीक है ना। तो सिंस ओम्स लॉ इज इनसफिशिएंट टू सॉल्व मिक्स्ड सर्किट्स, देयरफॉर वी गो फॉर KCL एंड KVL, ठीक है ना। इसीलिए हम KCL और KVL स्टडी करते हैं। जो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, ये इसको हम KCL भी बोलते हैं, ठीक है ना, इन शॉर्ट, और इसको हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलेंगे, या फिर इसको जंक्शन रूल भी बोलेंगे। तो इसके 3 नाम है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन रूल, ठीक है ना। 3 अलग अलग इसको नामों से हम पुकार सकते हैं। पेपर में कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट लॉ भी बोल सकता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, KCL शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है, या जंक्शन रूल भी पूछ ले, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल दे, तो मतलब एक ही है इन सबका। क्या कहता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट एट एनी जंक्शन और नोड in an electric circuit, the sum of currents entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए जंक्शन, सबसे पहले तो इसमें देखिए कि ये जंक्शन और ये नोड जो वर्ड आए इनको समझिए कि ये क्या है। तो मान लीजिए कुछ करंट अपने पास किसी पॉइंट पे आ रहे हैं, जैसे ये एक करंट यहाँ से आया, एक करंट इधर से आया, एक करंट इधर से आया, और फिर एक करंट इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, ठीक है ना, ये निकल गए, ये आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन बोल दो या नोड बोल दो, ठीक है ना, जहां पे अलग अलग करंट जो है मीट करते हैं एक कॉमन पॉइंट। जैसे रेलवे जंक्शन होता है ना, अलग अलग जगहों से ट्रेन आके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मीट करती है, तो वैसी जंक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, जितना करंट एंटर करेगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन, वो उतना ही करंट जो है लीव करेगा, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है, यानी कि जितने भी इनपुट करंट है, मान लीजिए ये 2 एम्पेयर एंटर किया, यहां पे मान लीजिए 3 एम्पेयर है और यहां पे भी 2 एम्पेयर है, तो टोटल कितना करंट एंटर किया?
3 4 5 6 7 एम्पेयर करंट जो है आपका एंटर हुआ है, ठीक है ना, ये तो एंटर हुआ है, और उसी के बराबर करंट आपका लीव करेगा। मान लीजिए ये आपका 4 एम्पेयर होगा और ये आपका मान लीजिए 3 एम्पेयर होगा, तो 7 एम्पेयर की अराउंड ये आपका करंट जो है जंक्शन को छोड़ के जाएगा। तो जितना इन होगा, अगर टोटल करंट देखो भी कितना आया जंक्शन पे, उतना ही करंट आपका जंक्शन को छोड़ के जाएगा, ठीक है। वायर अपनी तरफ से कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करता है। तो अगर एल्जेब्रिक सम निकालें इन और आउट दोनों का, तो सम क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। इन अनदर वर्ड्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट ए जंक्शन मस्ट बी 0, ठीक है। तो नेट करंट किसी भी जंक्शन का क्या रहता है, 0 रहता है। तो देखिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं इसमें जिनको आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक करंट अप्रोचिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा उसको तो हमें कैसे लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है, और जो करंट छोड़ के जाएगा उसको हमें नेगेटिव में लेना है, ठीक है। तो जंक्शन बेसिकली क्या है, ए पॉइंट वेयर नंबर ऑफ करंट्स एंटरिंग और लिविंग, ठीक है। तो अप्लाइंग केसीएल रूल लगाइए कि सम ऑफ इनपुट करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट्स। तो इनपुट कौन कौन से हैं इसमें, I1 I5 ये इनपुट, ये आउटपुट आपका, ठीक है ना। तो 4 एम्पियर और 5 एम्पियर ये आपके इन है, तो कितना हो गया टोटल, 9 एम्पियर हो गया। और आउटपुट में कितना जा रहा है, करंट बाहर जा रहा है I2 I3 और I4, यानी कि 4 एम्पियर 3 एम्पियर और 2 एम्पियर, तो ये आपके बाहर जाए। तो इनका सम करेंगे तो ये भी कितना आता है, 9 एम्पियर आता है, ठीक है ना। या फिर दूसरे तरीके से समझिए इसको कि जो करंट इन हो रहा है, इन कौन कौन सा करंट हो रहा है, 4 एम्पियर इन हो रहा है, तो प्लस में लोगे आप 4। फिर 5 एम्पियर करंट आपका इन हो रहा है, तो इसको भी आप प्लस में लोगे एज पर साइन कन्वेंशन, ठीक है। फिर ये लीव हो रहा है, I2 करंट लीव हो रहा है, तो -4। फिर ये करंट भी लीव हो रहा है -3, और ये करंट भी लीव हो रहा है, तो इसका मतलब -2। तो इसका सम देखिए किसके बराबर आ रहा है, 4 + 5 9 और -9 किसके बराबर आया, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो अगर हम सबका सम करें इन और आउट करंट्स का, तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि जो जंक्शन है वो अपनी तरफ से कोई भी करंट कंज्यूम नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, ट्रांसफर करता है उस चीज को। कभी भी देखो आप, जो रेलवे स्टेशन होता है उसकी अपनी कोई ट्रेन नहीं होती है। कभी आपने सुना है कि ये ट्रेन फलाने रेलवे स्टेशन की है, नहीं। रेलवे स्टेशन क्या होता है, एक जंक्शन पॉइंट होता है जहां पे अलग अलग जगहों से ट्रेनें आती हैं और अलग अलग जगहों के लिए निकल जाती हैं, ठीक है। तो एक जंक्शन पॉइंट है। नेक्स्ट है अपने पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम सेकंड लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर इसको इन शॉर्ट केवीएल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर थर्ड इसको लूप लॉ भी बोला जाता है। लूप इन द सेंस कि क्लोज होता है, ठीक है ना। भाई जाहिर सी बात है, जहां पे पोटेंशियल आप दोगे किसी भी सर्किट के अंदर, तो सर्किट कैसा होगा, क्लोज होगा। जैसे हमने पोटेंशियल दिया, अभी ये क्या है, ईएमएफ है, ठीक है ना। अभी तो ये ईएमएफ है, और जैसे इसको मैं सर्किट में जोड़ देता हूं, अब ये क्या बन गया, मेरा पोटेंशियल बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इसके अक्रॉस, ठीक है ना। अब इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, और इसके वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब सर्किट कैसा हो गया, क्लोज हो गया ना, तो इसलिए इसको लूप भी बोलते हैं, क्लोज लूप, ठीक है ना। तो लूप लॉ भी बोलते हैं। इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज लूप in a network, the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the product of the resistance and respective currents flowing in the various arms of the loop. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना अभी एक तरीके से हमने क्या किया, ये पोटेंशियल राइज कर दिया ना हमने, ये पोटेंशियल राइज किया भाई, ये हमने दिया है इसको, ठीक है। इसको पोटेंशियल राइज बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, पोटेंशियल राइज। तो इतना हमने अब ये किसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ नहीं है, ये इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, तो V की फॉर्म में ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप। इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। कितना हुआ है, IR ही तो हुआ है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ये IR के बराबर, करंट और रेजिस्टेंस बाई IR, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ IR, तो वही है।
अब मान लीजिए सर्किट आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा था क्योंकि केवीएल केसीएल जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में काम आता है, तो इसी के अक्रॉस एक रजिस्टर और लगा लेते हैं अपन, ये इस तरीके से, और एक पोटेंशियल और दे दो, फिर एक रेजिस्टेंस और लगा दो, ठीक है ना। तो देखिए ये पोटेंशियल एक V2 हो गया, ये R2 है, ये R3 है। तो ओवरऑल देखिए ये भी पोटेंशियल राइज कर रहा है और ये भी, और ये दोनों पोटेंशियल जो राइज हो रहे हैं, ठीक है ना, ये जो दो पोटेंशियल राइज हो रहे हैं, इसको V1 मान लो और ये V2 है, ये पोटेंशियल राइज हो रहे हैं, किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं? R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस। तो इनसे जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो उस करंट और रेजिस्टेंस के बराबर ही तो आएगा ना प्रोडक्ट। पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है? IR के बराबर ना। तो वही कह रहा है कि जितना पोटेंशियल राइज होगा इन सब का सम, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ IR, मतलब पोटेंशियल के रूप में ड्रॉप होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप टेकन अराउंड द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ EMFs या वोल्टेज राइज एक्टिंग इन द लूप, ठीक है। तो जितना वोल्टेज राइज होगा सर्किट के अंदर, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। जैसे पिछले अपने केस में क्या था कि जितना इनपुट करंट है उतना ही आउटपुट करंट, तो वैसे जितना पोटेंशियल राइज है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। इन अनदर वर्ड्स, जो नेट पोटेंशियल होगा, भाई कितना राइज हुआ कितना ड्रॉप होगा, इनका सम करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? जीरो, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ पोटेंशियल में, ठीक है ना। एनर्जी आपकी कहीं लॉस्ट नहीं हुई, एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, लॉस नहीं हुई है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं। कुछ आपको साइन कन्वेंशंस ध्यान रखने, जैसे करंट के केस में क्या था, जो इनपुट करंट था वो पॉजिटिव हमने लिया था और जो आउटपुट करंट था उसको हमने नेगेटिव लिया था। अब इस सर्किट में क्या है, रजिस्टर्स और सेल्स इन्वॉल्व है ना, तो उस हिसाब से अपने को ध्यान रखना है। रजिस्टर्स जो है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट है IR, ठीक है ना, इन एन आर्म ऑफ द सर्किट इज टेकन पॉजिटिव। वो हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट आर्म इज इन द सेम डायरेक्शन एज वन मूव्स इन ए क्लोज्ड पाथ। तो हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर करंट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तब तो इस प्रोडक्ट को हम लेंगे पॉजिटिव में, और अगर हम इसके करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तब हम उस केस में IR के प्रोडक्ट को लेंगे नेगेटिव में, ठीक है। एक चीज तो यह ध्यान रखो। सेल के लिए क्या कह रहा है? द EMF ऑफ सेल इज टेकन नेगेटिव इफ वन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। अगर इंक्रीजिंग पोटेंशियल के हिसाब से आप चल रहे हो, तब आप नेगेटिव लोगे, यानी कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है अपना, और उसके अंदर ये सप्लाई है और ये आपका रजिस्टर है, और एक रजिस्टर ये है, ठीक है। तो करंट आपका कैसे फ्लो करेगा? इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। इसके मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D, ठीक है ना। तो ये कह रहा है, अब मान लीजिए अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करूं, A, B, C, D, A, अगर ये वाला पाथ में फॉलो करता हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? A से B, यहां तो कुछ है ही नहीं रेजिस्टेंस। अब करंट मान लीजिए इस वजह से I करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये रेजिस्टेंस मेरी मान लीजिए R1 है और ये रेजिस्टेंस मेरी R2 है। तो जैसे यहां पे एनकाउंटर करूंगा तो प्रोडक्ट में लिखना है मुझे पोटेंशियल को ना, तो ये ड्रॉप हो रहा है ना इसके अक्रॉस, तो किस फॉर्म में ड्रॉप हो रहा है? इन द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो BC की तरफ मैं जा रहा हूं और करंट की डायरेक्शन भी यही है BC, तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव में ही रखूंगा इसको, यानी कि प्लस I R1। और इसी तरीके से यहां पे भी करंट क्या है? I, और ये R2, तो ये भी मेरा क्या रहेगा? सेम, करंट की डायरेक्शन भी यही है और मैं भी इसी तरीके से जा रहा हूं DA, ठीक है ना। तो यही मैं क्या लूंगा? I2R, ठीक है। फिर मेरा आ गया ये पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे जा रहा हूं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब D से A की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गया ना पोटेंशियल। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें क्या लेना है? उसको नेगेटिव लेना है, यानी कि माइनस, और अगर ये V है तो माइनस V, ठीक है ना। इज इक्वल टू सम क्या हो जाएगा? जीरो। भाई ये तो था पोटेंशियल ड्रॉप और ये है पोटेंशियल राइज।
दोनों का सम ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा। भाई जितना ड्रॉप हुआ उतना ही राइज होगा, ठीक है, ये चीज कहना चाह रहा है। अगर इसका उल्टा कर देता, अगर मैं इस तरीके से जाता ADCBA, अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करता हूं तो देखिए A से D की तरफ जा रहा हूं, तो देखिए बैटरी का पहले कौन सा एंड आया, पॉजिटिव एंड आया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव इफ वन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव लेना है। तो ये हो गया V1, पॉजिटिव लूंगा V1। फिर देखिए करंट तो इधर से आ रहा है और मैं जा रहा हूं A से D, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो -IR2। और फिर देखिए इधर भी देखिए करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूं C to B, ठीक है ना, C to B जाना है ना मुझे, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसका मतलब ये भी अगेन -IR1, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा है पोटेंशियल ड्रॉप और ये है मेरा पोटेंशियल राइज। दोनों का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। तो ये तो हो गया मेरा पोटेंशियल राइज और ये मेरा पूरा फैक्टर आया पोटेंशियल ड्रॉप। सेम रिजल्ट आएंगे चाहे आप कैसे भी ले लो, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, ठीक है ना। तो ये मेरा है राइज, पोटेंशियल राइज कितना हुआ, और ये मेरा पूरा आया ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। तो ये दोनों बराबर होते हैं जो हमने यहां किया था, पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशंस का आपको स्पेशली ध्यान रखना, तभी हम एक इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन जो हमने पीछे देखा था कि ओम्स लॉ से हम नहीं कर पा रहे थे, अब हम इसको इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। क्या करना है इसमें, करंट I1 I2 निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और पोटेंशियल अक्रॉस R1 रजिस्टर निकालना है, ठीक है, वेयर V1 एंड V2 आर गिवन। तो V1 अपने को दे रखा है 3 वोल्ट, V2 अपने को दे रखा है 9 वोल्ट। क्लियर है। V1 से जो करंट जा रहा है I1, अब ये पॉजिटिव एंड है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी I1। इस तरीके से ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का V2 का, तो करंट I2 की डायरेक्शन ये होगी। इस नोड के ऊपर दोनों करंट मीट हो रहे हैं और इधर जा रहे हैं, तो ये करंट क्या होगा अपना I1 प्लस I2। अब यहां पे देखिए करंट फिर से स्प्लिट हो गया, तो इधर कौन सा करंट जाएगा, इधर कौन सा जाएगा। तो देखिए बैटरी से जितना करंट निकल रहा है I1, उतना ही करंट सर्कुलेट होगा इसके अंदर, तो वापस भी कौन सा करंट जाएगा इसमें, I1 ही जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, I1 ही ओरिजिनेट हुआ था तो घूम फिर के I1 ही इसके अंदर वापस आएगा, तब ये क्लोज लूप बनेगी इसकी। इस तरीके से ये करंट हो जाएगा फिर आपका I2, बस इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। फिर कोई भी हम क्लोज लूप ले सकते हैं, हम चाहें तो ये क्लोज लूप ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अपने को कितने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये वाली क्लोज लूप लेंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर लूप, कहां से कहां शुरुआत करें, जैसे ए से कर रहे हैं अपन, ए बी ई एफ और फिर ए बी ई एफ और ए, ठीक है ना। वापिस मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए आपका, ठीक है, और इसी तरीके से अपन चलेंगे अब। तो देखिए पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है, या तो V हो और या फिर I और R का प्रोडक्ट हो, क्योंकि IR भी क्या होता है, पोटेंशियल ही है ना IR, तो उस फॉर्म में अपने को लिखना है। तो A से B तक तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब B से E की तरफ जाएंगे तो देखिए ये रजिस्टर आ गया, तो रजिस्टर को अपने को करंट के साथ में लिखना है। तो करंट क्या जा रहा है, I1 I2 और रजिस्टर R2, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या देता है अपने को, पोटेंशियल। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। अब देखिए जो हमारी डायरेक्शन है B टू E जा रहे हैं, B से E की तरफ जा रहे हैं,
और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो इसका मतलब ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। फिर ई से एफ की तरफ गए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, एफ से ए की तरफ जा रहे हैं तो ये R1 रेजिस्टेंस आ गया, तो R1 और साथ में लिखेंगे I1, ठीक है ना, तो I1 R1, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन भी वही है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो पॉजिटिव। तो एक ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, एक ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। फिर देखिए नेगेटिव एंड आ रहा है बैटरी का, तो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए जो पहले जो एंड आता है, अगर पहले पॉजिटिव एंड आता तो पॉजिटिव लिख लेते, नेगेटिव एंड आ रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे। तो मतलब इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, बैटरी का जो एंड आपको पहले मिल जाए आप उसी फॉर्म में लिखो इसको। तो नेगेटिव एंड पहले आ रहा है तो -V1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यही पढ़ा है हमने, द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड द पोटेंशियल राइज इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आपका यहां से यहां तक तो हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल आपका ड्रॉप हुआ है, और ये आपको पोटेंशियल राइज हुआ है, और दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1। इस तरीके से आप सेकंड लूप ले लो, ये वाली लूप ले सकते हैं अपन, फॉर लूप BCDEB, BCDEB, ठीक है ना। तो इसको देखिए मैं स्पीड से कर देता हूं, B से C की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। C से अपन D की तरफ चलेंगे तो देखिए बैटरी का कौन सा एंड आ रहा है, पॉजिटिव एंड पहले आ रहा है, तो V2। फिर जब इधर जाएंगे तो अब देखिए करंट की डायरेक्शन ये है और हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस, और करंट कितना है, I2 और R3, ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना होता है। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, V2 पोटेंशियल राइज आ गया। D से E के बीच में कुछ नहीं है, E से इधर जब जाएंगे तो देखिए करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो माइनस, करंट कितना है, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितनी है, R2, ठीक है ना। वापिस B तक आ गए, हो गया सारा कवर, इक्वल टू 0, ठीक है। तो पोटेंशियल राइज और ये पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का सम 0 के बराबर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो कंप्लीट भी ले सकते हो, कंप्लीट लूप ले लो बड़ी वाली, फॉर लूप, थर्ड जो केस हम कर रहे हैं, फॉर लूप। जरूरी नहीं कि सारी लूप लो, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि कैसे ले सकते हैं लूप को हम। तो लूप ले लेते हैं A B C D F, नहीं E F और A, ठीक है ना, ये आउटर लूप ले ली मैंने सारी। तो देखिए A से B के बीच में कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर C से D के बीच में जाएंगे तो V2 माइनस I2 R3, D से F के बीच में कुछ नहीं है, F से इधर जाएंगे तो प्लस I1 R1 और माइनस V1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी होगी इक्वेशन 3। तो देखिए अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीशफल करूं तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू I2 R3 माइनस I1 R1, ठीक है ना। तो देखिए ये अपने पास क्या है, ये सम ऑफ वोल्टेज राइज है, और ये क्या है, और ये क्या है, सम ऑफ IR, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप है, सम ऑफ V ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो वोल्टेज राइज जो है वोल्टेज ड्रॉप के बराबर आता है, दोनों का सम करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा।
और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वेयर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है ना, 2 ओम के बराबर है सारी। तो देखिए अभी इक्वेशन क्या बन जाएंगी अपनी, I1 और इसकी जगह R2 की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ I1 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I1 और इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट, तो ये 3 और ये हो जाएगा आपका 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इक्वेशन ए इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। V2 की वैल्यू अपने पास है 9 वोल्ट माइनस R ट्वाइस ऑफ I2 माइनस ट्वाइस ऑफ I1 माइनस ट्वाइस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ट्वाइस ऑफ I1 और माइनस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 9 और माइनस साइन हटाओगे तो ट्वाइस ऑफ I1 प्लस 4 ऑफ I2 इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन हो गई बी। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इन दो लूप से भी कर सकते हो, I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4I1 है तो सेम रखने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बी बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी 4I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन हो गई सी, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्टिंग ए एंड बी, ए इक्वेशन को आप सी इक्वेशन के साथ माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो 4I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 3 और माइनस 4I1 प्लस 8I2 18। अब इसको माइनस करना है अपने को, माइनस करना है ना इसको, तो सब्ट्रैक्ट जब आप कर दोगे तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 10I2 और ये आपका हो जाएगा माइनस 15। तो यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी, I2 कितना आया, माइनस 1.5 एम्पियर, माइनस 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये अब ये माइनस साइन जो है ये अपने को डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब हमने जो I2 की जो डायरेक्शन ली है ये वाली, टेक्निकली ये डायरेक्शन अपोजिट होती, ठीक है। बस इतना ही है इसका, बाकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी इसकी 1.5 एम्पियर रहेगी। इस तरीके से अब ये I2 की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, या तो आइदर ए में पुट कर लो या बी में पुट कर लो। तो I2 की जब वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग दिस इक्वेशन इन बी, ठीक है ना, पुटिंग इन बी इक्वेशन पुट कर लेते हैं तो यहां से अपने को I1 मिल जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 और I2 कितना था, माइनस 1.5। तो ये हो गया 9
प्लस, तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर कर रहा हूं इसको यहाँ पे, I1 कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5 एम्पियर। तो ये I1 की वैल्यू है। क्लियर? तो इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है KCL और KVL में? तो KCL क्या करता है, सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। जो इनपुट करंट है, जितना करंट इन होगा नोड के अंदर उतना ही करंट आउट होगा, ठीक है ना। तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट कह लो या चार्ज कह लो, उसको सपोर्ट करता है ये। सिमिलरली KVL क्या करेगा, एनर्जी को कंजर्व करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उतना ही वोल्टेज, जितना वोल्टेज राइज होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चेंज इन करंट कितना हुआ 0, और यहां पे चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ 0, ठीक है ना। मतलब सर्किट ने अपनी तरफ से ना तो कोई करंट प्रोड्यूस किया है और यहां पे ना ही कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। सर्किट को वही मिला है जो हमने दी है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, बस वही कहना चाह रही है, ठीक है ना। फिर KCL क्या कहता है, कैन बी यूज्ड इन ओपन एंड क्लोज लूप। तो इसको हम ओपन और क्लोज लूप दोनों जगह लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे ये नोड्स हैं, ये सारी अभी हमको पता नहीं है कि करंट कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। ये नोड क्या है, ये सारी ये ओपन है, अपने को पता नहीं है कहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है। और इसमें अपने को नहीं पता कि कहाँ जा रहा है करंट, तो ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में हमेशा KCL हम अप्लाई कर सकते हैं, क्लोज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो KVL है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होता है, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज होना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी लोड के अक्रॉस पोटेंशियल लगाओगे, ठीक है ना, तो पोटेंशियल करंट कब फ्लो करेगा, जब सर्किट आपका क्लोज होगा। तो सर्किट क्लोज होना जरूरी है, तभी करंट फ्लो करेगा उसमें। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.